गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीए थर्ड ईयर फिलॉसफी की क्लास में हमारा पेपर प्लेटो रिपब्लिक पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने न्याय का व्यवहारवादी सिद्धांत पढ़ा था और जहां लाकर हमने क्लास ख़त्म की थी वो ये था कि प्लेटो का व्यवहारवादी सिद्धांत ये कहता है कि जो न्याय का मत है वो दुर्बल लोगों का एक हथियार है जिसके माध्यम से दुर्बल लोग अपनी रक्षा करते हैं। तो न्याय उनके लिए साधन हो गया अपनी रक्षा का। वहीं पर हमने ये देखा था कि प्लेटो ये कहता है कि उस किसी भी समाज में या मानव जो है वो बेसिकली तीन तरीके के होते हैं। एक ऐसा होता है जिसमें क्षुधा की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। क्षुधा की प्रवृत्ति मतलब उसके लिए जो सबसे मेन कंसर्न होता है, जो उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, बस वो ये होता है कि उसकी मूलभूत ज़रूरतें पूरी हो जाए। मूलभूत ज़रूरतों में सबसे पहले आता है इंसान कि वो अपना पेट भरता है, इसके अलावा कि वो अपनी रक्षा करता है। तो स्वरक्षा और क्षुधा पूर्ति ये मूलभूत आवश्यकताएं मानी जाती हैं। तो प्लेटो कहता है कि राज्य के लगभग व्यक्ति, मतलब मान लीजिए 70 से 75 व्यक्ति ऐसे ही होते हैं जो अपनी क्षुधा पूर्ति और अपनी रक्षा के लिए ही प्रयास करते हैं। तो इन्हें प्लेटो कहता है कि उत्पादक वर्ग का नाम दिया जाए। देखिए, जब मनुष्य ने समूह में रहना शुरू किया, जब मनुष्य ग्रुप में रहता है, तो इससे एक बात ये निकल के आती है कि वो अकेला नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वो अपनी सारी ज़रूरतें अकेली पूरी नहीं कर सकता। एक ही मनुष्य अनाज उत्पादन नहीं कर सकता, एक ही मनुष्य कपड़े नहीं बना सकता, एक ही मनुष्य बर्तन नहीं बना सकता, जूते नहीं बना सकता, लोहे की ज़रूरत की चीज़ें नहीं बना सकता, घर नहीं बना सकता। इसके लिए ये ज़रूरी है कि सभी व्यक्ति का अपना अपना कौशल होता है और उसकी बुद्धि की क्षमता भी होती है कि वो एक बार में एक काम ही कर पाता है। तो अलग अलग मनुष्यों ने अलग अलग काम करने शुरू किए और जब साथ में रहने लगे तो जो अनाज पैदा कर रहा है वो अपना अनाज देकर घड़े ले लेता है, और जो घड़े बना रहा है वो सबको घड़े देता है। तो किसी से कपड़े ले लेता है, किसी से जूते ले लेता है, किसी से लोहे का सामान ले लेता है और किसी से अपना घर बना लेता है। तो इस तरह व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं है, वो अपनी सारी ज़रूरतों को खुद पूरी नहीं कर सकता। तो इनमें भी अधिकतर जो लोग हैं जिन्हें हम उत्पादक वर्ग कहेंगे, या प्लेटो जिन्हें उत्पादक वर्ग कहता है, वो लोग हैं जो अपनी मूलभूत ज़रूरतों को ही पूरा करते हैं। मूलभूत ज़रूरतों की पूर्ति सभी व्यक्तियों के लिए ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं कि उत्पादक वर्ग में 70% जनता आ गई तो बाकी की जनता को भूख नहीं लगती, या बाकी की जनता को घर नहीं चाहिए, या वो अपनी रक्षा नहीं करना चाहते। बिल्कुल करना चाहते हैं, लेकिन उत्पादक वर्ग में ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं। इसके बाद आता है दूसरा वर्ग, जब मनुष्य की मूलभूत ज़रूरतें पूरी हो जाती है। कहा जाता है कि बच्चे के लिए कहा जाता है कि जब उसका पेट भर जाता है तो वो बैट लेके बाहर खेलने निकलता है। तो यही बात है कि जब मनुष्य की मूलभूत ज़रूरतें पूरी हो गई, कि उसका पेट भी भर गया और उसने अपनी रक्षा के काम भी कर लिए, तो इसके बाद वो कुछ और चीज़ों की इच्छाएं करता है। कि जैसे पेट तो खिचड़ी से भरता है, लेकिन फिर वो उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करता है, या खिचड़ी के अलावा कुछ और खाने की कोशिश भी करता है। तन ढकने के लिए तो एक या दो जोड़ी कपड़े चाहिए, लेकिन हम फिर उसे कई कई तरीके से बनाना शुरू करते हैं। तो ये जब इंसान की ज़रूरत के ऊपर इच्छा जुड़ जाती है कि अब मुझे इन इन चीज़ों की इच्छा है, कि मान लीजिए मुझे कई तरीके के व्यंजन खाने हैं, तो फिर सिर्फ खाना बनाने से काम नहीं चलेगा, उसमें हमें किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ेगी जिसे कई तरीके का खाना बनाना आता है। तो मान लीजिए हलवाई की ज़रूरत पड़ गई। अब ऐसा है कि हम लोगों के पेट भर गए, तो अब हमें वक्त निकालना है, तो हमें मनोरंजन करने के लिए भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो कुछ लोग खेल खेलने लग जाते हैं, कुछ लोग नाचने लग जाते हैं, और तो समाज में फिर नर्तकों की भी ज़रूरत पड़ने लग जाती है कि जो डांस करते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा समाज में जब सबकी ज़रूरतें पूरी होती है, उसके बाद लोग एक दूसरे को कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, तो एक शिक्षक वर्ग भी जुड़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि उत्पादक वर्ग के अलावा जब मनुष्य की और बहुत सारी इच्छाएं हुई, और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए मानव ने कार्य करने शुरू किए, तो उससे जनसंख्या भी बढ़ी। अपनी इच्छाएं पूरी करने में एक ये भी शामिल होता है कि व्यक्ति के पास जब सब कुछ होता है तो वो अपनी संतति आगे बढ़ाना चाहता है, किसी के साथ रहना चाहता है। इससे भी जनसंख्या बढ़ती है, और अब जमीनों की जरूरत होती है कि एक ही जगह मान लीजिए 5 लोग थे, लेकिन वो 5 अपनी मूलभूत जरूरतें पूरी कर रहे थे। जरूरतों के बाद जब वो अपनी इच्छाएं पूरी करने लगते हैं तो वो लोगों की संख्याएं बढ़ने लगती हैं। तो अब जमीन की जरूरत होती है। तो जो उत्पादक वर्ग है उसका काम है सिर्फ चीजें उत्पन्न करना। लेकिन अब
एक ऐसे वर्ग की जरूरत होगी जो जमीन कहीं से लाए या जमीन पर अधिकार करे और जो लोग हैं उनकी रक्षा करे। तो इससे एक सैनिक वर्ग की उत्पत्ति होती है और प्लेटो कहता है कि एक सैनिक वर्ग में वो लोग आएंगे जिनमें उत्साह का गुण सबसे ज्यादा है। हालांकि प्लेटो ने अपने सैनिक वर्ग को रेगुलेट किया है और ये कहा है कि उसका सैनिक वर्ग कभी किसी पर आक्रमण नहीं करेगा, कभी किसी की हत्या नहीं करेगा। उसके जो प्रमुख काम होंगे वो दो ही होंगे, एक अपने राज्य की रक्षा करना और एकजुट रहना। और अगर कोई उनको जरूरत पड़ रही है, कोई ऐसी जमीन है जिसे कोई काम में नहीं लेना है, तो उस जमीन को अपने राज्य में मिलाना और अपने राज्य में व्यवस्था बनाए रखना। इसके अलावा अब प्लेटो ने एक एग्जाम्पल दिया है कि मान लीजिए कुत्ता होता है, वो कुत्ता हर किसी के ऊपर नहीं भौंकता, ना हर किसी को काटता है। मान लीजिए वो एक घर में रहता है तो वो घर के लोगों के साथ तो प्रेम का व्यवहार करता है, लेकिन जो बाहर के लोग होते हैं उनके ऊपर भौंकता भी है और जरूरत पड़ने पर भी काट लेता है। तो मतलब उस घर के लोगों की वो रक्षा करता है। उस कुत्ते की जो बुद्धि है वो बुद्धि ही उसको ये समझाती है, या एक कुत्ते की बुद्धि ना कह के हम ये कह सकते हैं कि कुत्ते में एक सामान्य समझ है कि ये मेरा परिचित है और ये मेरा परिचित नहीं है। तो ये माना जाता है कि उत्पादक वर्ग और सैनिक वर्ग में वो समझ नहीं है या उनमें एकजुट बने रहने की वो बुद्धि नहीं है। तो इस बुद्धि की जब हमको जरूरत पड़ती है तो एक और वर्ग की बात प्लेटो करता है जिसे दार्शनिक वर्ग या शासक वर्ग कहा है। प्लेटो ये कहता है कि एक उत्पादक वर्ग हो गया है, एक सैनिक वर्ग हो गया है, लेकिन इन दोनों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए हमें बुद्धि की या समझ की जरूरत होगी या विवेक की जरूरत होगी। जब ये पता चले उत्पादक वर्ग को कि मुझे उत्पादन किसके लिए करना है और उस उत्पादन को इस्तेमाल कहाँ करना है, इसके लिए बुद्धि की जरूरत होगी। एक जो सैनिक वर्ग होगा वो अपने राज्य की रक्षा तो करेगा, लेकिन किस वक्त उसको कौन सा स्टेप लेना है ये बताने के लिए भी उसको बुद्धि की जरूरत होगी। तो सैनिक वर्ग में उत्साह का गुण अधिक है लेकिन विवेक की कमी है मुकाबले दार्शनिक वर्ग के। तो फिर एक और वर्ग की जरूरत पड़ती है जिसे शासक वर्ग या दार्शनिक वर्ग कहते हैं, जिसके अंदर विवेक की अधिकता होती है, या हम कह सकते हैं कि वो शासक वर्ग होता है जिसमें बुद्धि अधिक होती है। कहने को सभी लोगों में हम इस तरह छांट नहीं सकते कि इस व्यक्ति में उत्साह ज्यादा है या इसमें क्षुधा की प्रवृत्ति ज्यादा है या इसमें बुद्धि ज्यादा है। प्लेटो ऐसा कहता है। हम आगे जाके उसका आदर्श राज्य देखेंगे और दार्शनिक राजा का स्वरूप देखेंगे तो देखेंगे कि प्लेटो ये कहता है कि प्राइमरी एजुकेशन तो सभी लोगों को दी जानी चाहिए, सारी जनता को दिया जाना चाहिए, लेकिन जब प्राइमरी एजुकेशन देते हुए आप लोगों को पता चलेगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें समझ ज्यादा है तो वो और आगे बढ़ेंगे, जिनमें उत्साह ज्यादा है वो और आगे बढ़ेंगे, तो उत्पादक वर्ग की शिक्षा केवल प्राइमरी शिक्षा ही हो पाएगी, क्योंकि उत्पादन करने के लिए आपको उससे ज्यादा शिक्षा की जरूरत नहीं है। तो एजुकेशन का सिस्टम, जब हम प्लेटो का न्याय का सिद्धांत पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि प्लेटो ने अपने एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से बनाया है कि उस एजुकेशन सिस्टम में ही अपने आप लोग छटते चले जाते हैं। उत्पादक वर्ग सबसे प्राइमरी एजुकेशन पाकर ही रह जाता है। कुछ लोग जो और एजुकेशन पाते हैं वो सैनिक वर्ग होता है, लेकिन उनमें से भी कुछ लोग छटते हैं और आखिर में केवल एक व्यक्ति रह जाता है जिसे राजा कह सकते हैं या जिसे शासक कहते हैं, क्योंकि वो उस सारे प्रशिक्षण को, प्लेटो कहता है कि दार्शनिक राजा 50 साल तक प्रशिक्षण प्राप्त करता है और उसके बाद उसके अंदर दार्शनिक राजा की योग्यता आती है। तो ये 3 तरीके के गुण जो जितनी भी जनता होती है उसमें से होती है और दार्शनिक राजा उनमें से कोई एक बनता है जो उस कठोर प्रशिक्षण को पा लेता है और जिसके अंदर उसकी विवेक बुद्धि विकसित हो जाती है। तो आज हमने 3 वर्गों की बात करी, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग, शासक वर्ग, या हम उसको दार्शनिक वर्ग कह सकते हैं। कल हम आदर्श राज्य के स्वरूप में ही देखेंगे कि इन्हीं में जो 3 गुण निकल कर आते हैं। संयम गुण है उत्पादक वर्ग का कि वो उत्पादन तो करे लेकिन संयम रखे उपभोग में, क्योंकि उपभोग सबके बीच में होना है, चीजों को सबके बीच में बांटना है। दूसरा वर्ग है सैनिक वर्ग जिसे उत्साह बनाए रखना है। उत्साह किस लिए बनाए रखना है? एक अपने राज्य की रक्षा के लिए, एक एकजुट होने के लिए उत्साह की जरूरत होती है कि वो लोग निराश ना हो जाए। और सबसे आखिर में आता है दार्शनिक वर्ग जिसका ये कार्य है कि वो अपने विवेक से अपने राज्य के लोगों को ये बताए कि क्या सही है क्या गलत है और किस वक्त कौन सा कार्य करना है। तो ये 3 गुणों के बारे में हम कल डिटेल में पढ़ेंगे, संयम, साहस और विवेक। थैंक्स।